नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 5 यानी कि 5 सब्जेक्ट है हिंदी। जो टेक्स्ट बुक्स है उसका नाम है रिमझिम। क्या नाम है? रिमझिम टेक्स्ट बुक है और इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन आप देखने वाले हैं। रिमझिम टेक्स्ट बुक है, पार्ट नंबर 1 है जिसका नाम है राखी की रस्सी। क्या नाम है? राखी की रस्सी। और दोस्तों वो एक लोक कथा है। क्या है? लोक कथा है। तो इस लोक कथा में, राखी की रस्सी लोक कथा में जो अभ्यास के जो स्वाध्याय के प्रश्न दिए हैं उनका पूरे के पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखना। सवाल नंबर 1 देखिए आपके सामने रखते हैं। देखिए क्या है। सबसे शुरुआत करते हैं भोला बाला। इसमें देखते हैं सवाल नंबर 1 प्रश्न 1। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। ठीक है, तो क्यों रहते थे? तो देखिए क तुम्हारे विचार से वह किन किन बातों के बारे में सोच कर परेशान होते हैं, वो लिखना है। तो देखिए उनका आंसर है हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह करेगा। देखिए ख तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती या तो होते तो क्या उपाय करते या क्या उपाय करते। तो मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होता तो अपने बेटे को प्यार से समझाती। अब देखिए शहर की तरफ। प्रश्न 1। मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया, किस लिए? तो देखते हैं। पहला क मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा? तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर में दुनियादारी को समझने के लिए, दुनियादारी समझाने के लिए भेजा। दूसरा, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? तो उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसलिए भेजा क्योंकि वह उसे चतुर और समझदार बनाना चाहता था, इसलिए। अब देखिए ग देखिए तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे? घर में पता करो। कुछ तो आज पड़ोस में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो, तो उनसे बातचीत करो। रोज़ जानने की कोशिश करो कि क्या आपने निर्णय से खुश हैं। क्यों? एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने वह जगह क्यों छोड़ दी। तो उनका आंसर देखिए हमारे घर के बड़े लोग पहले गांव में रहते थे। मेरे पड़ोस में गांव से आकर रहने वाला एक बच्चा अपने निर्णय से खुश है क्योंकि यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। उस व्यक्ति ने वह स्थान कुछ परेशानियों के कारण छोड़ दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने पति की नौकरी छोड़ने के कारण पुरानी जगह छोड़ दी ही। वही मेरे पड़ोस में रहने वाले एक अन्य बच्चे की पुरानी जगह अपने माँ बाप के साथ दूसरी जगह जाने की कारण छोड़ दी। अब देखिए सवाल नंबर 2। तो क्या है? जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और अपने स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाज के नाम पता करो। गेहूँ जो खाइए। तो देखिए उत्तर है गेहूँ जो बाजरा, चना, मक्का, सोयाबीन। ठीक है, इस प्रकार हम बता सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3। देखिए सवाल नंबर 3 है गेहूँ और जौ अनाज होते हैं और ये तीनों शब्द संज्ञा हैं। गेहूँ और जौ अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं, इसीलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं और अनाज जातिवाचक संज्ञा हैं। इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। अब देखिए क नीचे दी गई संज्ञाओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संज्ञाओं को करो। लेख धातु शेखवानी, लेख धातु शेखानी, भोजन, तौबा, खिचड़ी, शहर, वेश, पूजा। उत्तर व्यक्तिगत संज्ञा है। देखिए क्या है? ले, शेखवानी, तौबा और खिचड़ी। और जातिगत संज्ञा है धातु, भोजन, शहर और वेश, पूजा। अब देखिए ख। तो ख में क्या है? ऊपर लिखिए हर जातिगत संज्ञा के लिए 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं खुद सोच कर लिखो। तो धातु क्या है? सोना, दाल और चावल। भोजन क्या है? रोटी, दाल, चावल। शहर क्या है? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। वेशभूषा क्या है? धोती, साड़ी, कमीज। ठीक है। अब देखिए तुम शहर में सवा शेर, तुम शहर में सवा शेर। उसमें प्रश्न 1 है इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए था न, सचमुच नहले पदला। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सुआबूझ की ज़रूरत हो। उसे एक कागज़ में लिखो और तुम भी सभी अपने अपने चिट को एक डिब्बे में डालो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ। उस डिब्बे से एक चीट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ।
जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। तो देखिए उनका आंसर है, अध्यापक ने कहा कि तुम पानी का पत्थर लेकर आओ। कुछ सोचने के बाद मैंने उनसे कहा कि फिर आपको उस पत्थर को आधे घंटे में रखना पड़ेगा। अध्यापक ने मुझे हाँ कह दिया। फिर मैं एक बर्फ़ का टुकड़ा ले आया और उन्हें दे दिया। वह हैरान गए और मन ही मन सोचने लगे कि वह आधे घंटे में हाथ में कैसे रखेंगे। छात्र अपनी सूझबूझ से कोई काम ढूंढकर खेल पूरा करे। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 3। मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो उनका आंसर है, ऐसा नहीं था कि उन्हें बात पसंद नहीं आई, लेकिन मंत्री को पता चल गया था कि यह काम उनके बेटे का नहीं है। वैसे भी वह अपने बेटे को चालाक या होशियार बनाना चाहता था, इसलिए उनसे ऐसा किया। वह बाद में उनसे उस लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं करवाई। अब देखिए सिंह और जौ। तो उनका आंसर प्रश्न है, पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों से सिंग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होगी उन्होंने भेड़ों के बाल सिंगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। तो देखिए, जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों से ऊन के वस्त्र और सिंगों से सजावटी सामान बनाया होगा। बात को कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। देखिए प्रश्न 1 है, नीचे कहानी के कुछ उपाय दिए हैं, इन बातों को कुछ तुम किस तरह से कह सकते हो? तो चैन से जिंदगी चल रही थी, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। आंसर देखिए है, जिंदगी आराम से कट रही थी, वह होशियार नहीं था, मैं इसके लिए उपाय बता देती हूँ, उनकी अपनी चालाकी किस काम नहीं आई। अब देखिए सवाल 2। लोनपो घार का बेटा होशियार नहीं था। होशियार या चालाक में क्या फ़र्क होता है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कर सकती हो? इस प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो देखिए उनका आंसर है, होशियारी से तात्पर्य समझना होगा, जबकि चालाक का अर्थ है अत्यधिक चतुर होना। जो व्यक्ति दूसरों से काम निकलवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है उसे हम चालाक समझते हैं। वही जो व्यक्ति समझदारी की बातें करता है उसे समझदार कहते हैं। इसी प्रकार भोला का अर्थ है सीधा साधा होना, जबकि बुद्धू का अर्थ है बेवकूफ़ होना। ठीक है। देखिए क्या है, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान? क्यों? लड़की को हम बुद्धिमान कहेंगे क्योंकि अपनी बुद्धि के बल पर वह हर समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ रही थी। अब देखिए नाम दो, क्या करना है? नाम बताना है। कहानी में लोनपो घार के बेटे और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छाँटकर बेटे और लड़की के कोई नाम दो। देखिए नमिया, डावा, मिगमार, लाकपा, नुक्खू, फूक, दौरजे, ये क्या है? कोई खाने की चीज़ें या घूमने की जगहों के नाम हैं? जी नहीं, ये है तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम की तिब्बत में शुभ नाम माने जाते हैं। नामिया नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। मानते हैं कि इस बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब उसका नाम पुकारा जाएगा वह शक्ति बढ़ती जाएगी। सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम है हो सकता है। तिब्बती भाषा के डावा के 2 मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्धू के स्त्री पुरुष रूप को नामकरण करते हैं। खासकर दोलमा नाम बहुत मशहूर मिलता है। हम बुद्धि के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। अब देखिए उनका आंसर है, लोनपा घार के बेटे को हम नुक्खू नाम देंगे, जबकि उस लड़की को डावा नाम देंगे। ठीक है, इस प्रकार। तो दोस्तों इस तरह हम इसी पाठ यानी कि जो लोक कथा है उन पाठ में जो दिए अभ्यास के सारे प्रश्नों का उत्तर हम संपूर्ण इधर खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यानी कि नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सके। तो दोस्तों इसी वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।